नमस्कार दोस्तों। आज के लेक्चर में हमारा फोकस ये है कि हम बचे हुए क्वेश्चंस को खत्म कर लें और उसके बाद आगे बढ़े हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में, क्योंकि बहुत ज्यादा लिंक है प्रैक्टिकल दुनिया से। इसलिए जरूरी है ये जानना कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल कैसे, इस चैप्टर में तो सोचना पड़ेगा ही, बाकी चैप्टर्स में कैसे इंपॉर्टेंट होगा, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो, फ्लूइड्स हो, किस तरीके से इंपॉर्टेंस बेयर करेगा, उस पर करेंगे चर्चा। तो कनेक्शन बिठाएंगे प्रैक्टिकल दुनिया से, बट एक नजर इस बात पर डाल लें कि इससे पहले हम क्या कर चुके हैं। बीच में एक कोरा कागज ये बताने के लिए कि जरूरी है शांति रखना। इट्स अ बाइफरकेशन सो दैट आई कैन रिमेंबर कि इससे पहले क्या कियो हतो। तो यहां पे हमने क्या किया था, सवाल ही लगाए थे। सवालों में क्या क्या कर चुके थे, पिछले लेक्चर का मेन फोकस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी था। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ये प्रीवियस लेक्चर उसके पाछे है, ये इस लेक्चर का ना है भाई, अपाचे वाला लेक्चर है। तो हमने यहां से शुरू किया था पिछले लेक्चर में, जहां इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का एक स्पेशल वर्जन यानी एंगल ऑफ एलिवेशन का पॉइंट यूज किया, इधर बाजू में दिख रहा है। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में ये सब बातें हुई थी, उसको कनेक्ट करके हम यहां पर आए थे। फिर जैसे ये सवाल हमने किया, उसके बाद इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की भूख और बढ़ गई और उसने कहा भैया ये लो कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में पार्टिकल का x, y है, लो ले लो। और फिर उसके बाद उसने कहा बताओ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा। ठीक है, तरीका था एक सवाल को लगाने का, लगा लिया अपन ने। उसके बाद इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का एक और फॉर्म उठाया जहां पर एंगल के बारे में, यानी वो जो तीसरा वाला इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी था जो मैंने आपको लिखकर कहा कि बाबूजी सिर्फ इसको लिख लीजिए, अभी कभी ना कभी यूज तो करवा ही देंगे। और क्वेश्चन लेने का पर्पज यह है कि आपके दिमाग पर एक छाप उस पर्टिकुलर पॉइंट की छूट जाए जो शायद आप वैसे तवज्जो नहीं दे रहे थे। अब वैसे तवज्जो नहीं देने का क्या मतलब है भाई साहब, बताइएगा। बहुत ठंडा है, छींक आने वाली है ऐसा लग रहा है, रोक रहे हैं लेकिन रोकना नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहां पर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का फॉर्म उठाया और उसमें हमने टेन थीटा यानी क्वाड्रेटिक इन थीटा पहली बार इक्वेशन लेकर सवाल कर लिया। आया नहीं, ठीक है। उसके बाद हमने ये चेक किया कि ऐसे एक नहीं दो एंगल पॉसिबल हैं और वो क्वाड्रेटिक से अपने को मिला। हो सकता है भैया, देखिए मैथ्स है, अपने को आंसर कर देगी। अगर कोई एंगल पॉसिबल नहीं होगा तो वो कह देगी नो नो, और अगर वो एंगल पॉसिबल होगा तो वो कहेगी है। ठीक है, हर बार राइमिंग थोड़ी। तो यहां पर उसका जो सबसे सिंपलेस्ट वर्जन था उसको हमने लिया, फिर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का उसको दो तरीके से सॉल्व किया। एक इंडिविजुअल वैल्यूज फाइंड करके, क्योंकि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी याद कर लेने से काम हो जाता है, बिकॉज यू विल बी गिवन विद सच, मतलब आपका क्वेश्चंस जहां पर यू हैव टू कंपेयर कि इसको इससे कंपेयर करना है। और कंपेयर करने में गलती इस बात पर होगी कि अपन याद करके नहीं आएंगे ढंग से। उस पर्टिकुलर पॉइंट को अगर याद करके अपन नहीं बैठे हैं, कुछ भी गड़बड़ा गया मामला तो भैया लग जाएगा। फिर एक हमारे ही नाम पर सवाल, बंदा अलग है, पंचायत के अंदर चप्पल फेंकी, चप्पल की स्पेलिंग सही है, बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर ये नोटिस किया कि एक वॉल थी एट सम डिस्टेंस, द चप्पल हैज टू जस्ट क्रॉस द वॉल एंड फॉल ऑन द अदर साइड ऑफ द वॉल। ठीक है, इच्छा थी, काम यही था, पर्पस यही था। और फिर दो तीन चीजें उससे रिलेटेड, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन या एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे कोरिलेट किया जाएगा एंगल ऑफ आपका एलिवेशन से, वो सब अपन ने देखा। ठीक है, रेंज वेंज निकाल ली। और ये सब निकालने के बाद अपन एक इस तरह के सवाल पर गए जहां पे हमें कोऑर्डिनेट दे दिया फिर से, और फॉर्म सिंपल वाला यूज करवाया। उसको हमने सॉल्व किया और इस बार एंगल ऑफ प्रोजेक्शन डायरेक्टली दिया नहीं कि लो भैया ये लो प्लेट में परोस के 30 डिग्री, ये लो 45 डिग्री। द इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वर गिवन, नॉट डायरेक्टली, दे वर कोरिलेटेड कि ये इसका 2 टाइम्स है, ये इसका 1 टाइम है, उसके साथ अपन ने निकाल लिया। तो एकदम बेसिक, वहां नहीं वेक्टर वाले पॉइंट पर चले गए कि भैया अगर कोई वेक्टर इस तरह से बन रहा है, ये हॉरिजॉन्टल है और ये वाला वर्टिकल है, ये एंगल थीटा है, तो आप ध्यान दीजिएगा इस केस में एक परपेंडिकुलर गिरा दीजिए और ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस इस टेन थीटा। और यही अगर वर्टिकल से चाहिए तो भैया कहानी बस बदल लो, बेस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बेस कर लो, है कि नहीं। फिर आया कोरा कागज, इस बात को याद दिलाने कि जिंदगी कोरी बिल्कुल नहीं है, उसमें है भरा हुआ बहुत बढ़िया कंटेंट। उस कंटेंट को आज उठाते हैं। पहले बात करते हैं होमवर्क सवाल से, फिर आगे का जो डिस्कशन है क्वेश्चंस का वो उठाते हैं। ये एक क्विक रिकैप था, रिवीजन था। इस बात पर तवज्जो थी कि भैया पहले क्या कर चुके, क्योंकि पुराने पाप भले ही गंगा में जाकर धुल जाएं, लेकिन याद रखिएगा
कलयुग में कहीं ना कहीं नड़ेगा जरूर, मतलब बीच में आएगा, इट विल हिंडर। ठीक है चलिए, अब यहां हमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी दे रखी है। पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विद स्पीड u एट एन एंगल थीटा ग्रेटर देन 45 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। द ट्रेजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। सर आप बार बार क्यों गाते हो? हम कम से कम 2 से 3 दिन में आपको 50 बार ये गाते हुए देख चुके हैं। ये गाना इसीलिए गाना जरूरी है कि आपको समझिएगा। अगर कोई सॉन्ग आपको पसंद आ जाए तो आप उसको बार बार सुनेंगे, बार बार सुनने पे आपको याद हो जाएगा, बिकॉज उसमें एक सुर है, ताल है, लय है, लेह नहीं लय है, तो वो पसंद आता है, मजा आता है, इंजॉयमेंट है, तो आदमी अपने आप ना चाहते हुए भी मेमोराइज कर लेता है और कभी भी कहीं भी गुनगुना उठता है। 5-7 साल बाद भी अगर गाना याद आवे तो मन झूम जावे। ठीक है, अगर पसंद हो गाना तो, सारे नहीं, बहुत सारे हैं। वहां तो गाना था, पसंद आया, ये फिजिक्स है, मे भी पसंद आ रहा होगा, बट अगर नहीं आ रहा तो व्हाट इज द वे टू मेमोराइज इट? टेल मी। गाना। और ये गाना अगर आप नहीं गाएंगे तो मैं गाऊंगा। ऑब्वियस सी बात है, कोई सुर ताल नहीं होगा, लेकिन गाना जरूर होगा, आवाज यही होगी, चाहे पसंद आए चाहे ना आए। ठीक, गाने की बात कर रहा हूं, नॉर्मल बोलने के लिए नहीं। चलिए, तो यहां पर बोला है एट व्हाट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन डज द ट्रेजेक्टरी मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। भैया ट्रेजेक्टरी मेक्स एन एंगल, ये क्या कह रहा है? सिंपल करते हैं, देखिए इस y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा में, सर एक बार पार्टिकल को अगर फेंक दिया तो थीटा की वैल्यू जो भी होगी इनिशियल पॉइंट पर इंपल्स देने के बाद, देख लें रिकॉर्डिंग चालू है, हाँ नहीं तो हम चालू हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट भैया? Once you have thrown a particle, the angle will not change. Yes, the angle of trajectory, the slope of trajectory, the dy by e का बोल रहा हूं, रुकिए, I will say this. वो हर इंस्टेंटेनियस पॉइंट पर, हर जगह पर, अलग अलग जगह पर चेंज होगा, और एक जगह पर सेम भी आता है वापस, यू नो दैट। तो अगर इस पॉइंट पर कहा तो मीनिंग क्या है इस बात का, वो चेक करने के लिए सबसे पहले कांस्टेंट चीजें, थीटा कांस्टेंट है, सरकार यू भी कांस्टेंट है, एक बार फेंक दिए हैं तो वो भी कांस्टेंट हो गया। क्या हमको बताइए एक्स कांस्टेंट होगा, वाई कांस्टेंट होगा, सब कांस्टेंट, डिफरेंशिएट जीरो करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अरे ऐसा थोड़ी होगा यार। तो यहां पर क्या चीज वेरिएबल है? y एंड x। द x एंड y, द कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो जो हमारा पॉइंट है वो अलग अलग होगा। तो क्या करिएगा इसके लिए? कुछ नहीं, dy बाय dx करते हैं। सर टेन थीटा कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लो, x का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में क्या आएगा भैया? 1, कोनो दिक्कत? ओके, माइनस g बाय 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया। सर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल भैया तुम बताओ, 2x, नहीं तो मैथमेटिकल टूल बहुत ही हल्लू हल्लू प्यार से एकदम दिए हैं, देख लीजिएगा। सो ये एक एक्सप्रेशन मिला। सर यहां पे ये dy बाय dx है, व्हाट इज दिस? दिस इज व्हाट 45 डिग्री इज। क्या है? ट्रेजेक्टरी मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। लेट्स से हम लोग का पार्टिकल जो आज चला, उसको जब आपने उसको u पर थीटा एंगल से ऊपर सॉरी पर कह रहा हूं, ऊपर फेंक दिया पार्टिकल को, तो इसके ट्रेजेक्टरी यानी मान लीजिए कोई भी रैंडम पॉइंट है x, y, और यहां पर मैं बना देता हूं टेंजेंट। अब ये जो टेंजेंट यहां पर ध्यान से देखिए बना है, इस टेंजेंट का यहां से बनने वाला एंगल है, कहने का मतलब अरे भैया वेलोसिटी का एंगल ही है, लेकिन थोड़ा टर्मिनोलॉजी नई बतानी थी, न्यू बतानी थी, इसीलिए ऐसा एक सवाल बनाकर डाल दी। ठीक है, ये जो एग्जांपल्स हैं, मेड देम thorough thinking starting from a very basic level so that step by step you take a step, you don't miss it, and gradually आपका जो accuracy है, precision है, दोनों अलग है, क्वेश्चन करने पे वो बढ़ता जाएगा डेफिनेटली। चलिए, सो यहां पे dy बाय dx आया और 45 डिग्री कह रहा है। सरकार एक तो बात बताइए हमको, पार्टिकल जब अपने, अच्छा यहां पर ये तो 45 डिग्री से ऊपर ही है, और यहां पर जब होता है तब 0 डिग्री होता है, और जब जमीन पर आकर दोबारा पसर जाता है तो यहां 45 डिग्री नीचे की तरफ बनाता है। अभी जो 45 डिग्री यहां पर नीचे की तरफ एंगल बना रहे हैं, एक बात समझ लो बाबूजी, एक बार हम चेक कर लें क्या अटक रहे हैं क्या हम? ओहो नहीं, अटक नहीं रहे। ठीक है, होता है भाई, अब आदमी खुद ही सब हैंडल करता है। सर कितनी बार बोलिएगा? चलिए ठीक है, तो यहां पर थीटा ग्रेटर देन 45 डिग्री एंगल पर पार्टिकल को हमने कहा जाओ, वो कहा ओके।
जाते जाते बीच में उसका वेलोसिटी वेक्टर, उसका मोशन, उसका ट्रेजेक्टरी 45 डिग्री पर आ चुका है। ठीक है, मान लीजिए ये 45 डिग्री है। सर ऐसा एक ही बार होगा? कतई नहीं, ऐसा दूसरी बार भी होगा जहां पर ये वाला एंगल 45 डिग्री है। अब एक चीज नोटिस करिए बहुत ज्यादा ध्यान से कि ये वाला एंगल अगर 45 डिग्री है तो इसको अगर कन्वेंशन ने पॉजिटिव कहा यानी एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, तो भाई साहब क्लॉकवाइज होगा नेगेटिव। और अगर क्लॉकवाइज नेगेटिव है तो ई का मतलब क्या है? ई का मतलब एक ही है। व्हाट इज दैट? एंड दैट इज दिस कि भैया जब आप एंगल dy बाई dx जो निकाले हैं यही तो है स्लोप। और स्लोप किसका? बोलिए सर ये तो स्लोप है ट्रेजेक्टरी का, उस कर्व का, उस टेंजेंट का जो उस पॉइंट पर उस कर्व पर बन रहा है। सर वो तो टेन थीटा है। और अगर टेन थीटा में प्लस 45 डिग्री यानी एंटी क्लॉकवाइज कन्वेंशन के हिसाब से आएगा +1, और अगर क्लॉकवाइज कन्वेंशन यानी जब पार्टिकल नीचे जा रहा होगा, जब उसका सर शर्म से नहीं मोशन के अंदर ग्रेविटी एक्ट करने की वजह से झुक गया होगा, नीचे की तरफ जा रहा होगा, तब उस केस में 10 ऑफ थीटा की जगह 45 की जगह -45 पुट करिए, ये देगा -1। अब वापस आए सर -1 क्यों? समझा दिया कन्वेंशन। और ये बात भी मैं याद दिला देता हूं जो मैंने इससे पहले पढ़ाया है बहुत ही प्यार से। प्यार शायद दिखा ना हो लेकिन था, मन में जरूर था। 10 ऑफ -45 डिग्री इज इक्वल टू -1। सर 10 ऑफ माइनस थीटा इज माइनस, जो भी वैल्यू आएगी उस नेगेटिव को पहले बाहर निकालिए और कहिए 10 थीटा, यानी 10 ऑफ माइनस थीटा इज -10 थीटा। कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा। साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। समझ रहे? सेम नहीं है, ये सेम नहीं है, ये डिपेंड करता है। चलिए इसे मैं बोल चुका हूं, इवन ऑड फंक्शन पे होता है सिमेट्री, ये सब बहुत बेसिक तरीके से बताया। बिकॉज मैं पहले भी कह चुका हूं स्टार्टिंग पॉइंट पर, मैथमेटिकल टूल पढ़ाने का पर्पस मेरा ये नहीं था कि मैं आपको ये समझाऊं कि मुझे कितनी मैथ्स आती है। पर्पस ये था कि नीट जेई के लिए एक बच्चा फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे मैथमेटिकली इक्विप्ड हो। अब वापस आए और dy बाई ds की जगह पे पहले लिखेंगे +1, बाद में लिखेंगे -1, और यहां इक्वेशन बनेगी, ध्यान से देखिए, 10 थीटा माइनस g, और ये 2 से 2 काट लें क्या? बड़ा मन कर रहा था। u² cos² थीटा इंटू x। सर अगर x निकालना है और दूसरे वाले में भी सेम आएगा तो 2 बार लिखने का मतलब नहीं है। एक बार सॉल्व कर देते हैं, दूसरा वाला कह देंगे कि भैया इसमें माइनस प्लस मान लेना। हमको भी मजा आता है। मजा इसलिए नहीं आता है कि हमको कम लिखना पड़ेगा, मजा इसलिए आता है कि जब वो चीज आपको दी जाए और आप करने के लिए कॉन्फिडेंट हो, तो भैया इससे बढ़िया क्या फील है बताइए। हम जिस प्रोफेशन में हैं, जिस काम में हैं, मैं नहीं कह रहा कि हम पूरा दिन इमोशन खेलते रहें, लेकिन कहीं ना कहीं फीलिंग्स तो हैं। और अगर इस काम में फीलिंग ना हो तो ये बाकी जॉब्स की तरह नहीं है। पहले आप इसे जॉब ही नहीं कह सकते हैं, ठीक है? बिकॉज यू आर डीलिंग विथ समबडीज करियर। आप उसके साथ सिर्फ उसको कंटेंट नहीं, आप उसके साथ डील करके, उसके साथ बात करके, आप उसके आसपास बने रहकर, नहीं बोलते संगत का असर, तो संगत का असर उस मनगत मतलब उस मन पे या उस बंदे पे हमेशा पड़ रहा। आप कंटिन्यूसली डील कर रहे हैं, आप वो थॉट प्रोसेस दे रहे हैं, वो बातें बता रहे हैं। तो जब आप 50 बार खुद ही को अगर कोई बातें बोल देते हैं, झूठ भी हो तब भी आप मान लें, तो सोचिए ये तो एक ऐसा है जो लंबे समय तक बार बार डील होगा। तो थॉट प्रोसेस भी जरूरी है। सो सिर्फ ये कहने से कि भैया इट्स अ जॉब, मजा नहीं। सो 1 इज इक्वल टू 10 थीटा माइनस gx² अपॉन u²। 2 कट चुका है, आदत हो चुकी है, देखिए इतना ज्यादा कि 2 निकलने ही वाला था, ठीक है। अब इसको इधर भेजते हैं, तो g इंटू एक्स अपॉन 2u² cos² थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा माइनस 1। सर हमको नीट में ऐसा सवाल थोड़ी आएगा, ये तो जेही में आता होगा, जेही में। ऐसा नहीं है। कौन सा मैथ्स का सवाल है भैया? का इसमें मैथ्स लगवाएं? कौन सी बहुत बड़ी आइडेंटिटी लग रही है? ठीक है, ये तो पढ़ा रहे हैं तो सारी बातें याद दिला रहे हैं, पिछला अभी का कनेक्शन सब, इसीलिए। नहीं तो 2 मिनट में हो गया होता सवाल जल्दी से। सर यहाँ पे x निकालना है तो 10 थीटा माइनस 1 को यहां रखिए, हमें कोई तकलीफ नहीं। और यहाँ बाकी सब 2u² cos² थीटा अपान g को यहां भेज दीजिए। सर इसी सवाल में दूसरा वाला x निकाल के दे दो, कुछ नहीं करना, +1 की जगह -1 कर दो, बस यही चेंज होगा। सोचिए अब ये वाला उधर जाएगा, -1 यहां आएगा। फाइनल आंसर लिख रहा हूं, देखिएगा 2u² cos² थीटा अपान g इज इक्वल टू 10 थीटा प्लस 1। सर ये तो दो x मिल गए, तो इसको x1 कहते हैं, इसको x2। अरे
सबस्क्रिप्ट में भी x लिख दिए हैं, बताइए। तो इसको x1 कहा और उसको x2, क्यों ये भेदभाव, क्यों ये भेदभाव, क्यों? सिंपल लॉजिक कि these are two different values of x, these are two different horizontal displacements। जब पार्टिकल को फेंका गया अपने रास्ते में और वो ये ट्रेजेक्टरी लेकर यहां पर गिरेगा, तो ध्यान दीजिएगा एक पॉइंट यहां पर था, एक पॉइंट यहां पर था, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये रहा x1 और यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये रहा x2। सुन रहा है तू कि नहीं? ये x2 है और यहां ये डिस्टेंस आ गया। अच्छा सर, अगर सिमेट्री फॉलो होती है तो हमें समझ तो आ गया कि x1 x2 दो वैल्यूज निकल गई उस स्टार्टिंग पॉइंट से। जब हमारा अल्फा यानी एंगल, या कह लीजिए ट्रेजेक्टरी का जो एंगल होगा, उस टेंजेंट का जो एंगल होगा, वो 45 डिग्री बनेगा। 45, समझ गए कि नहीं? वाह, ठीक है। कुछ झोल जैसा लग रहा है मुझे इसमें, ठीक है सर, आपको झोल लग रहा है तो देख लो अपने हिसाब से, लगा लो, ठीक ठीक, ओके। अगर मैं, एक मिनट, कहीं कुछ गड़बड़ाया है मामला, कहीं कुछ गड़बड़ाया है मामला। हमको अभी वो क्या है, टू की इतनी आदत हो गई है कि टू बाबूजी हमारे साथ चल रहे हैं। रुकिए रुकिए रुकिए, अरे कहाँ आ रहा था तू, तू कहाँ से आया? ठीक है, देखिए तो यहां पर टू गायब कर दिए हैं। वो वही बात है, इस एलिवेशन और उस एलिवेशन में आके बोलने पर आदमी यहां तक जब तक साथ रहता है कंसेप्चुअली, फिर यहां आता है, भावनाएं बदल जाती हैं, फिर भावनाएं वापस आती हैं तो कुछ ले जाती हैं। ठीक है, जिंदगी में भी यही होता है। तो एक टू, वो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का हर बार साथ चल रहा है, टू तू क्यों है मेरे साथ? चलिए, तो इससे अपन ने x1 निकाल लिया, x2 निकाल लिया। अब ये जो रेंज, मतलब मैंने रेंज क्यों बोला देखते, पता नहीं, आई डोंट नो। अब यहां जो रिजल्ट मिला उसमें एक रिजल्ट है u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी मल्टीप्लाइड बाय टेन थीटा -1, और दूसरा है u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी, और यहां है टेन थीटा +1। अरे ऑब्वियसली बात है, एक पहले आएगा दूसरा बाद में, तो एक -1 एक +1, एक ज्यादा, ठीक। इनको उठाकर एक बार जोड़ देते हैं। जब जोड़ेंगे तो u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा तो यहीं पर रहेगा खुशी खुशी, 1 और 1 जा चुके होंगे, टेन थीटा बन जाएगा 2 टेन थीटा, और टेन थीटा कैन बी रिटन एज साइन थीटा अपॉन कास थीटा। सर एक कास यहां से ले जाइए, देखिए 2 इतनी बार आता है कि आदमी को याद हो जाता है उस सीक्वेंस में, और इस एलिवेशन पे प्रॉब्लम हो सकती है। अगर मैं यही मुंडी घुसा के सॉल्व करता रहता तो वो 2 में दिक्कत नहीं होगी, ठीक, कोई बात नहीं। आदमी का नेचर ऐसा है, मेरा नेचर है। मैं एक बार क्लास में कहीं पढ़ा रहा था, जब मैं मतलब फिजिकल वे में क्लासेस में पढ़ाता था, ठीक है, तब एक जगह पे पढ़ा रहा था, वहां पे पढ़ाते पढ़ाते क्या हुआ, एक बहुत ही माइनर मिस्टेक, जो एक टीचिंग, भाई आप इतने लंबे ड्यूरेशन तक पढ़ा रहे हैं तो इक्का दुक्का मिस्टेक कहीं पर हो जाती है, एंड यू आर टीचिंग इन अ फ्लो की, और आप सिर्फ उस सवाल को लगाने में नहीं बैठे। जैसे मैंने पेपर डिस्कस किया, नीट का पेपर अपलोड हुआ, जेई का, ठीक है, जो उसका सोल्यूशन बनाते हैं वो सब किया, तो वो प्रोसेस में थोड़ी मैं ये सब सोचने बैठूंगा कि उसके आसपास की कहानी क्या है, एग्जाम्पल क्या है, आसान भाषा क्या है, ठीक है, फिर यहां वहां देख रहा हूं, ऐसे वहां मेरा फुल फोकस एक ही जगह पर। तो वो जब हुआ तो अगले दिन मैं, मतलब रात को मैं जब सोने गया तो मेरे मन में यार ऐसा एकदम गिल्ट, भयंकर गिल्ट, इवन दो दैट वाज नेग्लिजिबल, दैट वाज नॉट अ कंसेप्चुअल मिस्टेक, इट वाज जस्ट अ पॉइंट जो शायद होता है इधर उधर, आदमी बोलता कुछ और लिख जाता है, कभी कभी बहुत सारी हजार चीजें, लाखों चीजें बोल रहा है, भावनाएं हैं। तो मैं रात को जब सोने गया तो बार बार दिमाग में वही चीज आती रही। अगले दिन गया, आई टुक 15 मिनट्स, इवन दो दैट वाज जस्ट अ सिंपल करेक्शन कि भैया ये चेंज करके, मतलब आप समझ लीजिए उससे कुछ गलत कहीं नहीं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन स्टिल मेरे लिए वो मैटर करता है, बिकॉज आई एम नॉट जस्ट, मैं जॉब नहीं कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू डिलीवर, कन्वे, गिव समथिंग, और वो करने के लिए मैं सुपरफिशियली बातें नहीं करूंगा। तो यहां जब कॉस थीटा कटेगा तो ये आएगा 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपान जी। सरकार ये तो रेंज आ गया, अरे इसीलिए आप रेंज बोले थे। हाँ, जब हम पार्टिकल को यहां पर थ्रो करेंगे, पार्टिकल यहां आकर पसर जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ये दो लोकेशन थी, ये वाला डिस्टेंस यहां से यहां तक था x1, और ये जो डिस्टेंस था यहां से यहां तक, रुकिएगा थोड़ा नीचे चला गया, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस था वो था x। अरे अरे अरे, पूरा रेंज करती है, ठीक है, यहां से यहां तक क्या है, ये है अपना x2। अच्छा सर, अगर मैं इसको यहां से उठाऊं, चलो आ जाओ, और यहां लगा दूं, ठीक है, तो आपको नहीं लगता कि ये x2 है? बिल्कुल, अरे यही तो सिमेट्री है यार। एयर रेजिस्टेंस निगलेक्ट कर रखा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एकमात्र एक्सेलरेशन है जो लग रहा है, तो ऑब्वियसली बात है सिमेट्री है। तो x1
प्लस x2 इज इक्वल टू रेंज। ये मिला, ये प्रूव हुआ। ठीक है सर, इससे क्या मिलता है प्रूव करने से? एक सेटिस्फैक्शन दैट व्हाट वी आर डूइंग इज करेक्ट। अब लगाते हैं नेक्स्ट सवाल। क्वेश्चन कह रहा है प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड सच दैट आफ्टर 2 seconds इट्स वेलोसिटी वेक्टर मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। आफ्टर अनदर 2 seconds it is moving horizontally. Find the magnitude of its initial velocity, the angle of projection and the horizontal range of the projectile. g की वैल्यू 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे रखी है। चलिए सवाल लगाते हैं। सबसे पहले पार्टिकल को यहां से फेंका है, ये उसका इनिशियल पॉइंट है जहां से प्रोजेक्ट करने वाले हैं। u स्पीड से फेंका है, इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है थीटा, और ये ट्रेजेक्टरी लेकर जमीन पर आकर गिर गए। अब उसने कहा कि भाई 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी वेक्टर 45 डिग्री बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, तो यहां पर आए और ये बनाया वेलोसिटी वेक्टर। ये वेलोसिटी वेक्टर हॉरिजॉन्टल से बना रहा है 45 डिग्री एंगल, और ये कब हुआ? तो सवाल ने कहा कि भैया ये t इक्वल टू 2 सेकंड, यानी इनिशियल t इक्वल टू 0 से 2 सेकंड बीतने के बाद ऐसा हुआ। अब वो कह रहा है कि आफ्टर अनदर 2 सेकंड्स, और 2 सेकंड के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी यानी वो हॉरिजॉन्टली मूव करने लगा। यानी कहां पर पहुंच चुका है? अरे सही पकड़े हैं आप, सही पकड़े हैं, मैक्सिमम हाइट पर पहुंच चुका है। क्योंकि मैक्सिमम हाइट या मैक्सिमम पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्टरी इज दैट पॉइंट वेयर ओनली द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स। वर्टिकल 0 हो जाता है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो यहां पर बचेगा वो हुआ अगले और 2 सेकंड के बाद, यानी t इक्वल टू 4 सेकंड। तो शुरुआत से बात करें तो कितना समय बीत चुका है भैया? तो वो है t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 4 सेकंड, यानी टाइम ऑफ एसेंट हो गया 4 सेकंड। कितना भैया? 4 सेकंड। टाइम ऑफ एसेंट हो गया 4 सेकंड। अच्छा, अब जो यहां से हमने जो 4 सेकंड में निकाल लिया कि भैया टाइम ऑफ एसेंट है ये तो पता कर लिया। इस 45 डिग्री का बीच में कोई इस्तेमाल करना है उसको भी देख लेंगे, लेकिन उसके बाद का पॉइंट पढ़ते हैं। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। सर अगर मान लीजिए 2 मिनट के लिए हम टाइम ऑफ एसेंट का फॉर्मूला लिख दें, क्या होता है बताओ जल्दी से बाबूजी? तो वो होता है u sin थीटा बाय g। मान लीजिए लिख दें। अब इसमें ये जो थीटा होता है वो हॉरिजॉन्टल से अपना एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, इनिशियल ऑब्वियसली उसी को बोलते हैं प्रोजेक्शन, और क्या हर जगह थोड़ी फेंक देंगे आप जाके। तो TA u sin थीटा। अब प्रॉब्लम क्या है सर? ना तो थीटा गिवन है ना तो u गिवन है। अगर ये दोनों गिवन नहीं है तो क्या करें? क्या हो जाएगा काम? ऐसे नहीं। आइए अब 45 डिग्री पर। सर 45 डिग्री वाले पॉइंट पर अगर मैं हॉरिजॉन्टल से बनने वाला एंगल 10 अल्फा लिखूं तो 10 45 डिग्री कितना होगा? सर 10 45 तो 1 होता है, और हम ये बात कई बार चर्चा कर चुके हैं कि ये Vy अपॉन Vx के बराबर होता है, यानी Vy इज इक्वल टू Vx है। तो ये वो लोकेशन है, ये वो टाइम है, ये वो पॉइंट है जहां पर दोनों कंपोनेंट सेम हो चुके हैं। और अगर दोनों कंपोनेंट सेम हो चुके हैं तो अब मैं आया आगे और मैंने लिखा Vy इज इक्वल टू Uy प्लस Ay इंटू टी, और Vx तो हमेशा Ux के बराबर ही होता है, उसकी चिंता करने की जरूरत ही नहीं है अपन को। आया कि नहीं? ओके, तो यहां वापस गए। अब तो कह रहा है 2 सेकंड में ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो एक कोरिलेशन तो अपने पास था कि भैया टाइम ऑफ एसेंट विच इज u sin थीटा बाय g, इसकी वैल्यू कितनी निकाली अपन ने? 4 सेकंड निकाली ना, आई थिंक 2 और 2 ऊपर, ठीक, देख लेना एक बार। और यहां पे ये जो होगा वो कितना होगा सरकार? ये तो u cos थीटा होगा, हॉरिजॉन्टल से एंगल माने है ना, तो cos और वर्टिकल वाला sin, तो उसको लिख दीजिए u sin थीटा माइनस g, क्योंकि g नीचे लगेगा, और इनटू t। सर t तो दे रखा है 2 सेकंड, क्वेश्चन ने दिया ना भैया, और vy पुट करना है। सर vy की जगह पे तो सिंपल u cos थीटा लिख देते हैं। कितना लिख देते हैं? u cos थीटा। अच्छा सर इसका क्या करें बताइए, कुछ होगा इससे? बताते हैं। u sin थीटा की वैल्यू कितनी है? सर u sin थीटा की वैल्यू g इंटू 4 यानी 40। अब अगर ये 40 है, और वो मतलब मीटर पर सेकंड ही होगा वैसे यूनिट वाइज, क्योंकि sin थीटा डायमेंशनलेस होता है ना, वो पढ़ चुके हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट में कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन खुद और उसके इनपुट यानी आर्गुमेंट आर डायमेंशनलेस। अच्छा सर u sin थीटा की वैल्यू तो हमें दिख रही है, नजर आ रही है, 40 लिख दो, और u cos थीटा निकालने इससे निकल जाएगा, देख लेते हैं भैया। 40 माइनस 20 कितना आएगा? 20। तो u cos थीटा की वैल्यू आई 20, और वो आया, और ये है u sin थीटा। सर अगर इनको उठाकर स्क्वायर कर दें, अरे वाह क्या पकड़े हैं भाई, तो u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी क्या? ये 20। अरे देखिए रूट लगाने की इतनी तलब मच रखी है एकदम से। तो ये पहले u cos थीटा का स्क्वायर किए हैं तो 20 का स्क्वायर, फिर u sin थीटा का स्क्वायर किए हैं यानी 40 का स्क्वायर, और ध्यान दीजिएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है, यानी u की वैल्यू आएगी अंडर रूट 20 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। अब यहां से 20 स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं। देखिए मतलब कहने का क्या है, जितना क्या मुंडी छुपा रही है, बिल्कुल नहीं। देखिए तो यहाँ 20 स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो यहां बचेगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर, समझ रहे भैया?
1 + 2 का स्क्वायर। ओके, अब इसको इधर लेके आते हैं क्योंकि वहां छुप जाएगा और छुपाना हमें पसंद नहीं। तो u = 20 का स्क्वायर बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा भैया 20, अंदर बचेगा 1 और 2 का स्क्वायर यानी 4। तो फाइनल आंसर आएगा 20√5 मीटर प्रति सेकंड। ये मिल गया अपने को u। अब किसी भी एक जगह जाकर उसको दोबारा पुट कर दीजिए। ध्यान से देखिए u sin थीटा अपन ने लिखा था 40 और u की वैल्यू है 20√5 मल्टीप्लाइड बाय sin थीटा = 40। ये 20 और ये 2 से चला गया, sin थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2/√5। और ध्यान से देखिए फिर से वही शो ऑफ वाली बात कि थीटा को लिख दीजिए sin इनवर्स 2/√5। दिस यू विल बी ऑब्टेनिंग। आया बात समझ कि अपन ने यहां पर ये जो sin थीटा 2/√5 निकाला इसको इनवर्स फॉर्म में लिख के छोड़ दीजिए। यानी एक तो अपन को मिल गया इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एक अपने को मिल गया स्पीड। सर वापस आते हैं एक बार, और क्या तलब है भाई को, और चाहिए उसको हॉरिजॉन्टल रेंज। चलिए तो हॉरिजॉन्टल रेंज भी लाकर दे देते हैं। अब हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है सैया नहीं भैया, ओके, वो होता है 2u² sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय g। ठीक है, हो जाता है कभी कभी भावनाओं में। चलिए तो 2 × u कितना आया था भैया, वो आया था 20√5 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय sin थीटा। सर sin थीटा अभी हम लोग थोड़ी देर पहले निकाले हैं 2/√5। और अगर एक छोटा सा ट्राइंगल बना लें और ये थीटा मान लें तो ये होगा 2 और ये होगा √5। अरे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, क्या यही निकाले हम लोग? हाँ ठीक, तो 2/√5। अच्छा अब सर इससे cos थीटा की वैल्यू निकाल के दीजिए। sin थीटा तो मिल चुका है 2/√5, उसको एज इट इज छाप दीजिए। जो cos थीटा है उसको निकालते हैं। सर पाइथागोरस कहता है कि सबसे पहले हाइपोटेनस का स्क्वायर करिए यानी 5 में से 2 निकाल दीजिए, 2 का स्क्वायर करके हटा दीजिए। अरे 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, पाइथागोरस लगा रहे हैं। ठीक है, अरे 5 मतलब √5 का स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा भैया 5 - 4 कितना आएगा 1, तो ये हो गया 1। और ध्यान दीजिएगा अब बेस है 1 और हाइपोटेनस कितना है √5, ये आ गया। और नीचे चाहिए अपने को 10 यानी ग्रेविटी। अच्छा अब चलिए इसको काट लें जो कटे, तो √5 यहां पर है, √5 यहां पर है और यहां पर √5 का स्क्वायर है, तो ये पूरा ले भी देगा। यहां बचेगा 2 × 20 का स्क्वायर यानी 400 × 2 डिवाइडेड बाय 10, 10 10 चला गया, ये आएगा 2 2 4 4 16 यानी 160 मीटर विल बी द रेंज। 160 मीटर क्या आएगा भैया, इसका रेंज आएगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन की डिमांड थी वो अपन ने पूरी कर दी। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है 2 particles are projected from the same point with the same speed at different angles of θ1 and θ2 to the horizontal. They have the same horizontal range. Their times of जो अपना times of flights है वो है इतने सारे वो है ना सब, मतलब s की times of flights are t1 and t2 respectively। ठीक है, तो अब अगर हमें ये चाहिए कि भैया 2 थीटा है, एक तो θ1 है और एक तो θ2 है, उस पर टाइम है, टाइम ऑफ फ्लाइट जो है दोनों का वो t1 t2 है। लेकिन एक बात आपने नोटिस की, They have the same horizontal range। सर हॉरिजॉन्टल रेंज सेम कब होगा, इस पर हमने चर्चा तब नहीं की थी, शायद की थी, आई डोंट रिमेंबर, बट फिर भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं भैया, ज्यादा दे देंगे कंटेंट, कोई बात नहीं, कम नहीं होना चाहिए। तो जब हम पार्टिकल को x और y के बीच में ऐसे थ्रो कर देते हैं और पार्टिकल यहां पर जाकर एक रेंज लेकर गिर जाता है, यहां फेंका तो ऐसे गया और यहां पर गिर गया। मान लीजिए अगर हम अपना फेंकने वाला एंगल बदल दें और ये हमारा थ्रो एंगल हो जाए तो पार्टिकल इस ट्रेजेक्टरी को लेकर यहां आकर गिर जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए एक कोई हम मतलब एंगल अपना थोड़ा बढ़ाकर चेंज करते रहे और ये कोई एंगल ऐसा मिला जहां पर पार्टिकल जब गया ना, ठीक है, गया ऐसे गया यहीं आकर गिर गया, यानी हॉरिजॉन्टल रेंज क्या हो गई बाबूजी, सेम। क्या हो गई, हॉरिजॉन्टल रेंज सेम। अब अगर हॉरिजॉन्टल रेंज यहां पर ध्यान से देखिए सेम हो गई, क्या भैया, हॉरिजॉन्टल रेंज अगर यहां पर सेम हो गई तो ध्यान से देखना एक बात। सर हमने लिखा था रेंज का फॉर्मूला है 2u² sin थीटा cos थीटा बाय g। अगर इस फॉर्मूले में थीटा की जगह में 90 - थीटा कर दें, क्या भैया 90 - थीटा कर दें, 90 - थीटा कर दें, तो sin 90 - थीटा होता है cos थीटा और cos 90 - थीटा होता है sin थीटा, यानी अल्टी पल्टी हो जाएगा। लेकिन इस अल्टी पल्टी के बावजूद भी रेंज का फॉर्मूला 2u² sin, हो उसी सीक्वेंस में लिखते हैं, मजा आएगा, फीलिंग आएगी अच्छी वाली, cos थीटा sin थीटा बाय g। सरकार रेंज सेम है और रेंज सेम होने का मतलब ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल 90 - थीटा, यानी दोनों को जोड़ने पर मिलेगा 90 डिग्री। आया कि नहीं समझ, मतलब एक है 30 डिग्री मान लीजिए और दूसरा है 60 डिग्री। अगर 30 डिग्री पर रेंज आएगा वही सेम रेंज 60 डिग्री पर आएगा, बट क्या मैक्सिमम हाइट सेम होगी, कतई नहीं। ये आप देख लीजिए, मैक्सिमम हाइट दोनों की सेम नहीं है। ये देखिए एक का h1 है दूसरे का h2 है, वो थोड़ी सेम कह रहे हैं, समझ गए कि नहीं भाई साहब। तो रेंज निकाल लिया, उसके बाद अब चाहिए उसको कोरिलेशन, पहला पॉइंट रिस्पेक्टिवली। अब चेक करते हैं ऑप्शंस को।
क्या θ1 प्लस θ2 90 डिग्री है? हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट पॉइंट है, हमें T1 और T2 का रेशियो चाहिए। अच्छा सर, T1 T2 मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो। अबे पीछे कहां आ गए, पीछे जीवन में जाएंगे ही नहीं, कभी नहीं। ठीक, नहीं ऐसा नहीं, रिवाइज करने जाना पड़ता है और बहुत जरूरी है। इट्स वेरी मैंडेटरी फॉर यू टू रिवाइज, बिकॉज इफ यू डोंट कनेक्ट द डॉट्स गोइंग बैकवर्ड, यू विल नॉट बी एबल टू कनेक्ट द डॉट्स गोइंग फॉरवर्ड इन क्वेश्चंस, इन एग्जाम। ठीक है, चलिए। तो T1 जो है, या टाइम ऑफ फ्लाइट का जनरल फॉर्मूला लिख देते हैं, वो होता है 2u sin थीटा बाय जी। क्या होता है भैया? 2u sin थीटा बाय जी। अब इमा पहला वाला तो लिखिए sin θ1 अपान जी, और दूसरे वाले के लिए T2 के लिए क्या लिखिएगा? वो आएगा 2u, बोलिए बोलिए, साइन ऑफ θ2 बाय जी। क्योंकि उसको एक, देखिए उसको एक कोरिलेशन इस पॉइंट पर भी चाहिए कि T1 T2 का रेशियो क्या आ रहा है sin θ1 sin θ2 के टर्म्स में। तो जो सबसे पहले आ रहा है उसको लगा देते हैं भैया, जो स्टार्टिंग में आ रहा है सबसे पहले उसको लगा देते हैं। तो आप यहां पर देखिएगा T1 बाय T2 निकालेंगे तो 2u बाई जी, 2u बाई जी, 2u बाई जी, 2u बाई जी जा चुका होगा, और यहां बचेगा sin θ1, अरे गलत जगह काट दिए, लेकिन कोई नहीं, यहां काटना था बस, sin θ1 अपॉन sin θ2, यानी सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, 1 का 1, 2 का 2। वापस आए, यहां देखा भैया ये है T1 और ये है T2, क्या T1 बाय sin θ1 इज इक्वल टू T2 बाय sin θ2 है? सर अगर इसको रीअरेंज कर दें थोड़ा सा, तो T1 बाय sin θ1 इज इक्वल टू T2 बाय sin θ2, यानी 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 ये वाला ऑप्शन भी है करेक्ट। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ये करेक्ट है। अच्छा, अब बच गया इन दोनों का रेशियो। T1 बाय T2 को कहीं 10 के फॉर्म में लिख रखा है, चलिए देखते हैं क्या आएगा। करते हैं मामला, बिठाते हैं मामला। सर θ1 प्लस θ2 की वैल्यू 90 डिग्री थी, और ये कोई एक सवाल नहीं है, मल्टीपल चीजें कर रहे हैं। θ1 प्लस θ2 की वैल्यू 90 डिग्री है, यानी θ2 कैन बी रिप्लेस्ड बाय 90 माइनस θ1। θ2 कैन बी रिप्लेस्ड बाय 90 माइनस θ1, यानी 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 कि अगर मैं T1 को एज इट इज छोड़ दूं और T2 की जगह जाके लिखूं 2u साइन ऑफ θ2 की जगह 90 माइनस θ1, तो ध्यान से देखिए बाय जी कर दिया, और यहां पर साइन 90 माइनस θ1 हो जाएगा cos θ1, यानी 2u बाय जी cos θ1। अगर दोनों को डिवाइड कर दें तो भैया इससे कोरिलेशन मिलेगा T1 बाई T2, देखिएगा ये वाला sin θ1 और ये वाला cos θ1, डिवाइड करने पे मिलेगा tan θ1। वापस गए यहां पर और चेक किया, वापस गए, क्या T1 बाई T2 tan θ1 है? हाँ, T1 बाई T2 tan θ1 है, खुशी खुशी टिक लगा दिए। अब एक कोरिलेशन θ2 के फॉर्म में भी है, उसको भी देख लेते हैं। सर इसका उल्टा कर देते तो भाई, अब θ1 को रिप्लेस कर दीजिए 90 माइनस θ2 से। हाँ या ना? किससे? 90 माइनस θ2 से, उससे रिप्लेस कर दो। अब जैसे ही 90 माइनस, ये मतलब एक आप समझ लीजिए 2 से 3 सवाल हैं ये, 2 से 3। ओके, तो अब 90 माइनस θ2 पुट करते हैं, तो यहां पर गए लिखा 2u साइन ऑफ 90 माइनस θ2 डिवाइडेड बाय जी। सर 90 माइनस θ2 जब करेंगे, लाल गोले पे नजर लगा, मतलब यहां पे दिखा, एकदम देखिएगा, गड़ाइएगा नजर, यहां 2u साइन 90 माइनस θ2 बाय जी। सर 90 माइनस θ मतलब cos θ2, तो यहां cos θ2 आ जाएगा। यानी अगर हम इनको डिवाइड करें, लेट्स से इफ यू आर डिवाइडिंग देम, तो T1 बाय T2 विल बी इक्वल टू व्हाट? तो ऊपर ध्यान से देखिए, अब cos θ2 आएगा, और नीचे क्या है? तो नीचे तो पहले से ही sin θ2 है, तो cos θ बाय sin θ आएगा cot θ2। यानी अगर T2 बाय T1 होता तो tan θ2 आएगा। अरे पलट दिया पलट दिया पलट दिया, T1 बाय T2 आया cot θ2, पलटी cot का 10, और वो T2 ऊपर भेज दिया, T2 और जो अपना T1 था वो नीचे आ गया। यानी T1 बाय T2 अगर है तो cot θ होना चाहिए, T1 बाय T2 अगर है तो cot θ होना चाहिए, और अगर T2 बाय T1 है तो tan θ होना चाहिए। अपन को T1 बाय T2 दे रखा है, यानी ये रॉन्ग है। समझ रहे हैं मैं क्यों बोल रहा हूं 3 से 4 सवाल हैं? बिकॉज भले ही ये सारे कोरिलेटेड थे, और एक ही टाइम ऑफ फ्लाइट और एक रेंज के सेम होने वाले पॉइंट पर 90 डिग्री वाले पॉइंट को अपन ने इंक्लूड कर लिया, कोई दिक्कत नहीं इस बात में, लेकिन फिर भी आप क्वेश्चन की डिमांड देखिए, हर एक पॉइंट चेक करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा नहीं चलेगा कि नो आई विल नॉट। चलिए अब अगला सवाल है, और आई थिंक ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम जाएंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पर। ठीक है, और आज मैं खाली उसको ब्रीफली आपको डिफाइन करूंगा, उसको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल को, और देखेंगे जो चीजें यहां पर आसानी से निकल जाएंगी जल्दी, वो निकालकर एक सवाल आपको होमवर्क में दे देंगे। ठीक है, फोकस यही है, बट देखते हैं आगे बढ़ेंगे तब। तो एग्जांपल कह रहा है, बॉल इज प्रोजेक्टेड विद एन इनिशियल स्पीड u एट एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल एंड रीचेस अ मैक्सिमम हाइट ऑफ h1. Another ball is projected with the same speed at an angle of 90 minus theta, reaches a height h2. Express the range of the projectile in terms of h1 and h2. भाई साहब यहाँ क्या सब कुछ चल रहा है, एकदम गर्म हो गया है मामला। ठीक है, थोड़ा चला दें, ठंडक, हल्का फुल्का ठंडक जीवन में कहीं से तो मिले। ठीक है,
किधर से तो आए वो ठंडक, बहुत बढ़िया। तो अब बॉल है जिसको यू स्पीड से फेंक रहे हैं, थीटा हॉरिजॉन्टल से लिए हैं, मैक्सिमम हाइट रीच करता है भाई h1। एक तो और बॉल है जिसको हम 90 माइनस थीटा से फेंक दिए हैं, मान लीजिए ये 90 माइनस थीटा है, ये वाला 90 माइनस थीटा है, और ये मैक्सिमम हाइट h2 तक पहुंचता है और फिर वहीं आकर पसर जाता है जहां पर पहला वाला पसरा था, और ये वाली हाइट यहां से यहां तक है h2। अच्छा जी, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा रफली फिगर बनाए हैं, एकदम गंदी चीज दिख रही है, बट कोई नहीं, कहीं हमारी राइटिंग इतनी परफेक्ट हो गई तो आपका ध्यान उसी में चला गया तो ओके ठीक है। तो यहां पर अब ये जो मतलब रिलेशन है, अपने को चाहिए रेंज। रेंज का फॉर्मूला होता है 2u² साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। रेंज का फॉर्मूला होता है 2u² साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। यानी यहां पर मुझे साइन थीटा में ये थीटा और ये वाला थीटा चाहिए। अच्छा, अब रेंज तो सर दोनों का सेम है, तो चाहे आप थीटा लिखिए चाहे 90, अरे दोनों का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सेम है कि डिफरेंट है भाई? तो दोनों का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या डिफरेंट? अरे एक का थीटा एक का 90 माइनस थीटा है, यानी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अगर डिफरेंट है तो ऑब्वियस सी बात है रेंज सेम होगा, क्योंकि इसी केस में होता है समेशन। तो रेंज तो सेम है, तो चाहे थीटा लिख के निकालो चाहे 90 माइनस थीटा लिख के निकालो, एक पे गल है, ठीक है। तो ये वाला रेंज हो गया। अब h1 क्या होगा? व्हाट विल बी h1? सो हाइट का फॉर्मूला, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है 2u²। 2 आता है, रेंज में आता है वो, हाइट में बोल क्या आता है? u² साइन स्क्वायर थीटा बाय जी, नहीं 2g। चेक कर लिए, u² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। सर पहले वाले केस में डायरेक्टली छाप दिया, दूसरे वाले केस के लिए लिखेंगे 90 माइनस थीटा, यानी u² साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन जी। अब साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, और जैसे ही वो चेंज हुआ तो h1 तो एज इट इज, उसको दोबारा लिखने का मतलब नहीं, क्यों टाइम वेस्ट करना, सीधा h2 लिखते हैं भैया, h2। तो h2 हो जाएगा u² कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी। अब दोनों मिल गया अपने को, दोनों मिल गया, और दोनों को देखते रहिए खुश रहिए। नहीं, ऐसा नहीं करना है। देखिए एक जुगाड़, फीलिंग कह रही है कि रेंज निकालने के लिए साइन और कॉस चाहिए, और एक से साइन मिल रहा है लेकिन स्क्वायर है, और दूसरे से कॉस लेकिन स्क्वायर है। तो एक बार ऐसे ही h1 इंटू h2 कर दो। ऐसा करते ही कुछ खा गए अपने नीचे, 2 खा गए, हाँ 2 खा गए अपने, 2 खा गए, ठीक। देखिएगा तो यहाँ पे h2 जो है वो u² cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और जो वो वाला था वहां पे u² sin स्क्वायर थीटा, लेकिन थीटा की जगह पे यहाँ 90 माइनस थीटा अपॉन 2g। अच्छा, अब h1 h2 कर रहे हैं सर, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो u² इंटू u² हो जाएगा u⁴, क्योंकि इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन सेम है। एक में साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा, एक से कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा, और ध्यान से देखिए नीचे 2 इंटू 2 4, और u और 4 को मतलब अलग लिखा है, काट मत दीजिएगा, और नीचे g इंटू जी करेंगे तो अपना g का स्क्वायर आ जाएगा। सर यहां तक भी ठीक है मामला, ठीक है, फील्स गुड। बट क्या है अपना आंसर हो चुका? कतई नहीं। कहां रेंज दिख रहा है अपने को? कहीं नहीं। तो इसका एक बार रूट ले लें, एक रूट ले लें सर। जैसे ही इसका रूट लेंगे, ध्यान से देखिए, मैं चाहता हूं कॉपी करके आगे ले जाना, बट फिर वो बीच में मामला गड़बड़ाएगा, इसलिए एक फ्लो में आ जाने दीजिए। तो जब इसका रूट लेंगे तो सर g² का g आ जाएगा, u⁴ का u² आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा का साइन थीटा आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस थीटा आ जाएगा। एक 4 अपने पास था, उसका रूट लेंगे तो वो 2 बचेगा, तो नीचे 2 है, उस 2 का कुछ कर नहीं सकते, लेकिन कोई नहीं। ये h1 h2 मिला है, यानी ये इसका रूट है भैया, ऑब्वियसली। अरे उसका रूट लेंगे तभी तो, देखिए देखिए एक मिनट, या ठीक है, वो मिरर्ड होता है ना, इसलिए ध्यान देना पड़ता है, क्लॉकवाइज रोटेट करें कि एंटी क्लॉकवाइज। वाई आंसर करिएगा ये बात को। चलिए, तो रूट h1 h2 इज इक्वल टू u² साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 2g। सर इसमें एक चीज है कि अगर मैं इस 2 को यहां से हटाकर यहां लिख दूं, ठीक है, और खा जा रहे हैं बताइए जगह, रुकिए इसको ले चलते हैं आगे, कि अब मन कह रहा है बहुत हुआ सम्मान, ठीक है। चलिए यहां पेस्ट कर दिए हैं। अब ये जो रिलेशन आया था इसमें 2 उधर भेज देंगे, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट h1 h2 इज इक्वल टू u² साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। एक 2 मल्टीप्लाई किया, एक 2 डिवाइड किया, और इस 2 को बोला जा बे उधर चल, तो वो आ गया इधर, और उसने बोला 4 टाइम्स अंडर रूट h1 h2 इज इक्वल टू 2u² साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी, और इसी को बोलते हैं रेंज, यानी 4 टाइम्स अंडर रूट h1 h2 इज r। 4 टाइम्स अंडर रूट। अच्छा, ये क्वेश्चन तब ज्यादा आसान होता जब ऑप्शंस दिए होते, बिकॉज कहीं ना कहीं एक सेंस बन जाता ना कि भैया किनको मल्टीप्लाई करने से रेंज मिलने वाला है। नहीं समझ रहे हैं जो कहे आप? चलिए, ये अब तक का पूरा डिस्कशन था हमारा ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का। वी हैव सीन एवरीथिंग अबाउट ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। और ऐसा नहीं कि हम अब किसी नए टॉपिक में जा रहे हैं, मतलब नया मतलब एकदम अनरिलेटेड अनटच्ड एकदम टेरिटरी में अपने एंटर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। दिस इज नॉट द केस। What is happening right now that we'll be entering into a special type of oblique projectile, not oblique projectile, वो एक अलग चीज था, हो गया प्रोजेक्टाइल।
A special type of projectile will be entering, that is horizontal projectile. मैं उसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल पहले आपको देता हूं। एक टेबल है, उस टेबल के ऊपर एक कंटेनर रखा हुआ है, ये कंटेनर है, ये टेबल की पाहें हैं, थोड़ा महंगा वाला है, ठीक है, थोड़ा महंगा है। चलिए, इस टेबल में हमने भर दिया पानी, टेबल पे रखे कंटेनर में भर दिया पानी, टेबल में पानी, वाओ, न्यू इन्वेंशन। तो अब यही सवाल है, बताइए टेबल में कैसे भरे पानी? नहीं, ऐसा नहीं। चलिए, तो यहां पर ये जो अपन ने h हाइट तक ई को भर दिया है, एक बंदा आया और उसने क्या किया, वो गया और उसने वो पिन से ऐसा कंटेनर मतलब इट वाज नॉट सॉलिड में, मतलब किसी मेटल का नहीं था, वो ऐसा प्लग कर सकते हैं, हल्का सा, वो गया, उसने ऐसे, उसको आदत है, तो वो गया, उसने ऐसे प्लग किया और पानी एकदम ऐसा सरसराता हुआ पानी ऐसे बाहर निकला ऐसा। अब हमने कहा एयर रेजिस्टेंस सब निगलेक्ट मारो, छोड़ो इसको, क्या सोचना। और जब उस पानी को हम यहां गए और बाजू में हम खड़े होकर देखने लगे, वाह, जिंदगी में यही रह गया है, ठीक है, कोई नहीं। तो अब जब पानी यहां बाहर निकल रहा था तो उसको साइड में से जब देखा तो पानी की बूंदें कुछ ऐसे आ रही थी, ऐसे आ रही थी, ठीक है। अच्छा, ठीक है, ये भी हम समझे। साथ ही साथ हमने ये बात को देखा कि यार हमने बहुत सारी न्यूज सुनी है, बहुत बार देख रखा है हमने, ठीक है, कि अगर कहीं मान लीजिए बाढ़ आ जाती है, या मान लीजिए कहीं वॉर चल रही है, प्लेन है, ठीक है, ऐसा एक ठो प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन है, एकदम रफ प्लेन बनाए हैं, बहुत ही गंदा, ठीक है। ये प्लेन जो है वो इधर की तरफ मूव कर रहा है, जैसे इधर ट्रैवल कर रहा है, ये लीजिए थोड़ा सा और गंदा कर दें इसको, ठीक है, देखिए। तो ये जो प्लेन यहां ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, सवाल ये है कि इसने क्या, सवाल नहीं है, मतलब एक सिचुएशन है, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। और ये देखा है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, जनरली क्या मूवीज में देखा होता है, या अगर आप किसी न्यूज चैनल को लगा लें तो वो आपको रात दिन ऐसी चीजें दिखाते रहेंगे। तो यहां मान लीजिए किसी ने बॉम्ब ड्रॉप कर दिया, बॉम्ब उड़ाना था कुछ, ऑब्वियसली, और क्या करेंगे, बॉम्ब दिखाने के लिए थोड़ी फेंकेंगे कि वो पता ही है किस कलर में, ऐसा नहीं ना, कपड़े थोड़ी। तो यहां पर जब बॉम्ब गिराया तो बॉम्ब को एक्सपेक्टेशन हमारी ये थी कि बॉम्ब ऐसे आए और हमारे सर पर, नहीं मतलब और नीचे जाएगा, ऐसे गिर जाए, ऐसा नहीं। तो ये जो बॉम्ब था, जब क्योंकि प्लेन मूव कर रहा था, तो बॉम्ब को जब ध्यान से देखा कि अरे दिखाओ, तो ये भाई साहब ऐसे गिरे जाके, और जब प्लेन यहां कहीं पहुंचा था, वो देखते हैं होगा कि नहीं, वो सब अभी क्वेश्चंस के फॉर्म में देखेंगे। तो बॉम्ब यहां पर धराशायी और ऐसे बुड़ुम करके फूट गया, बड़ाम फूट चुका है। ये जो बम फूटा और ये जो पानी बाहर निकला, ठीक है, ये दोनों मोशन ध्यान से देखिए, हैं तो प्रोजेक्टाइल ही, लेकिन इनका एक स्पेशल कैटेगरी है, दे आर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। व्हाई? लेट्स डिफाइन इट। व्हेन अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद सम इनिशियल वेलोसिटी along the horizontal direction, that means in the case of oblique projectile, ये नहीं कि अब ग्राउंड पे जाकर ऐसा फेंक देंगे कि सर सरसराता हुआ जा रहा है जमीन से, इसको भी बोलेंगे हॉरिजॉन्टल, नहीं भैया। मोशन अंडर ग्रेविटी इज द ओनली, प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन बदल दीजिएगा क्या, कि एयर रेजिस्टेंस निगलेक्ट कर दिए हैं, बिल्कुल, सिर्फ ग्रेविटी एकमात्र एक्सेलरेशन है वो एक्ट कर रहा है, क्या वो बदल देंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते अपने। तो यहां जब ये पार्टिकल को अपन थ्रो किए, ऐसा बोले जाओ, तो जा तो गया तो जा, लेकिन एक बात समझिएगा इस केस में, कि जब आपने उस यहां पे पानी की बूंदें, सबसे पहली बूंद जब बाहर निकली तो वो हॉरिजॉन्टली बाहर निकली, जब बम यहां से बाहर गिरा तो हॉरिजॉन्टली बाहर निकला, इवन दो इट वाज ड्रॉप्ड, बट स्टिल ये बात हम जानते हैं, चलती ट्रेन से उतरिएगा तो ट्रेन की वेलोसिटी आपको मिल जाएगी। भागते भागते किसी पत्थर को फेंक दीजिए, सिर्फ हाथ से छोड़ दीजिएगा तब भी किसी वेलोसिटी को लेकर जाएगा, ये बात कर चुके हैं ये सब। उड़ता बलून नहीं था वो, गैस बलून वाला, हल्का हल्का सुलगता है और सुलगने पे ऊपर जाता है, उस सुलगन के बाद एक एक्सेलरेशन मिलता है, नेट, वो सब बात किया था अपन ने, हॉट एयर बलून, याद नहीं है? तो ये जो ट्रेजेक्टरी है, जो रास्ता फॉलो कर रहा है फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, इट मूव्स ओनली एंड ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, द एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड, ईमा कौनो दिक्कत नहीं है, समझे? एंड दिस ट्रेजेक्टरी इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, दिस मोशन इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ट्रेजेक्टरी तो ये वाली इक्वेशन देखेंगे उसको, जब हम ट्रेजेक्टरी कहते हैं रास्ता होता है, वैसे आसान भाषा में रास्ता, लोकस कहते हैं, तो उन्हीं को जोड़ जाड़कर एक इक्वेशन मिल जाती है। लेकिन अभी हम उस रास्ते पे ज्यादा फोकस नहीं करते, ये समझते हैं कि हॉरिजॉन्टल फेंकना जरूरी है पहले,
किसी बिल्डिंग से फेंक दीजिए, किसी टॉप मतलब कोई पॉइंट से फेंक दीजिए। सर ये वाला एग्जाम्पल जो आपने लिया, ये वाला, ये जो टैंकर में से पानी बाहर निकला, इसमें पानी बाहर हॉरिजॉन्टली ही क्यों निकला? सिंपल एग्जाम्पल जो दिया मैंने, आगे के चैप्टर से कहीं लिंक होगा ऑब्वियसली। वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स, फ्लूइड्स डायनेमिक्स में आएगा, बर्नौली पढ़ लेंगे तब आएगा। एक्चुअल में पानी सतह पर नॉर्मली प्रेशर लगाता है, पानी सतह पर नॉर्मली प्रेशर लगाता है। तो जब आप यहां पर एक छोटा सा होल क्रिएट कर दिए तो पानी बोला ये प्रेशर लगाता हूं, बट अरे यहां तो सरफेस ही नहीं है, निकल पड़ा। एक और एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए बारिश का मौसम है, एक ठो गाड़ी का टायर है और ये टायर जमीन पर चल रहा है। साइकिल, गाड़ी, स्कूटर, स्कूटी, जो मन करे ले लीजिए, ठीक, ये है और जा रहा है। अब कीचड़ था जमीन पर, और कहां होगा, ठीक है। तो ये कीचड़ हल्का सा इसमें चिपक गया और चिपक कर यहां तक गया ट्रैवल करके, जैसे ही ये वाले पॉइंट पर आया फेंक दिया उसने, और ये कीचड़ उड़ता हुआ यहां आकर हमारे जीवन नहीं मतलब जाकर धरती पर गिर गया। तो ये जो कीचड़ यहां पर गिरा, आपको नहीं लगता कि उस कीचड़ को इनिशियल जो इंपल्स, इनिशियल डायरेक्शन, इनिशियल मोशन जो दिया गया था, दैट वाज हॉरिजॉन्टल, दैट वाज हॉरिजॉन्टल, समझ रहे हैं, दैट वाज हॉरिजॉन्टल। तो ये भी है। अब इसमें जो जो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं उस पर कर लेते हैं चर्चा ये कि जो कीचड़ हमारा उड़ा था और कीचड़ यहां से उड़ता हुआ ऐसा उड़ता जाए कीचड़, बताइए, तो ये जो यहां से यहां तक हमारे सर, क्या सर कुछ छुपा रहा है? नहीं छुपाने देंगे, नहीं। यहां से यहां तक का डिस्टेंस नोटिस करिएगा, ये उसका ट्रेजेक्टरी है, हॉरिजॉन्टली फेंका गया है, सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है, यू वी नहीं लिखते हैं, यू लिखते हैं, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में उसके पास वेलोसिटी है। और एक्स भी क्यों लिखें भाई, यू लिखना। अरे जो सिंबल्स थे वो तो वही रख जो पहले लिए थे, कनेक्शन वही रखना भाई, क्या दिक्कत है। तो यू स्पीड से अपन ने क्या इन जनरल बात कर रहे हैं, कीचड़ छोड़ दीजिए, कीचड़ दुनिया मतलब दुनिया में बहुत है, अलग अलग तरीके का है, लेकिन उसको छोड़ दीजिए, अपन आते हैं अपने कीचड़ पर, ठीक है। तो हमने यहां पर एक पार्टिकल है उसको हॉरिजॉन्टली थ्रो किया, जस्ट थिंक अबाउट दिस। नाउ आवर कन्वेंशन विल बी दिस इज पॉजिटिव इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड दिस इज पॉजिटिव इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, समझे। अब इस केस में अपन ने जब पार्टिकल को थ्रो किया था तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही पूरी स्पीड है, लेकिन अगर बात करें एक्सेलरेशन की तो ध्यान दीजिएगा, एक्सेलरेशन तो भैया नीचे एक्ट कर रहा होगा, जी है उसका नाम, वो अभी भी है, कांस्टेंट है, इरेजिस्टेंट नेग्लेक्टेड है, प्रोजेक्टाइल ही है, थोड़ी बदल देंगे। तो अब यहां पे टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है, जब पार्टिकल को देखिए, यही हो गया हमारा ओरिजिन 0,0, अभी के लिए मान लेते, अभी यहां पर जो जो चीजें हम निकालेंगे, चाहे वो टाइम ऑफ फ्लाइट हो, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हो, एंगल ऑफ एलिवेशन हो, वेलोसिटी एट एंगल अल्फा या टाइम टी पर हो, या अल्फा एट टाइम टी, यानी एंगल वेलोसिटी वेक्टर का ट्रेजेक्टरी का उस टाइम टी पर, कैसे निकालेंगे, टाइम डिपेंडेंट कोरिलेशन। ये पहली बार नहीं कर रहे, कर चुके हैं। तो यहां मैं बातें थोड़ी जल्दी कर पाऊंगा, यहां मैं प्रैक्टिस सीधा लगवा पाऊंगा, और यहां प्रैक्टिस करने के लिए भी वी हैव एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस इन वेरी स्मॉल फ्रैगमेंट्स, स्टेप बाय स्टेप विल बी इंक्रीजिंग, क्योंकि इसका मैं पहले भी कह चुका, प्रोजेक्टाइल सिर्फ यही नहीं और भी चैप्टर्स में आता है, तो वहां तकलीफ नहीं चाहिए, इसलिए खत्म करो एक बार पंगा। तो जब पार्टिकल यू स्पीड से गया तो सर हमने इससे पहले पार्टिकल के लिए एक्स और वाई डायरेक्शन में चीजें लिखी थी, लिख दें, चलो। तो मान लो एट टाइम टी पार्टिकल यहां पर है, एट टाइम टी पार्टिकल है एक्स वाई पर। ध्यान दीजिए, अगर आप सीधा का सीधा यही लेक्चर देख रहे हैं तो शून्य से सवार होकर ये नहीं चलेगा, ये शून्य पर ही रह जाएगा, समझ रहे हैं, ठीक है। ये शून्य का शून्य ही रह जाएगा। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये पिछले पॉइंट से कनेक्टेड है, जल्दी बातें हो पाएंगी, मामला बढ़िया रहेगा। तो एट टाइम टी द लोकेशन, जो आपका कोऑर्डिनेट है उस पॉइंट का, वो है एक्स वाई, ओके। अब जो पार्टिकल एक्स वाई पर है टाइम टी, उसके लिए जितनी चीजें हो सकती हैं लिखते हैं। सर टी इक्वल टू 0 पर इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन ही यू है, क्योंकि जिधर फेंका वही हॉरिजॉन्टल है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में कितना है, अरे 0। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में जब आप वेलोसिटी, किसी भी वेक्टर वेलोसिटी, एकमात्र एग्जांपल दे रहे हैं अभी के लिए, बट अगर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो उसको आप रिजॉल्व करते हैं, तोड़ते हैं, परछाई लेते हैं, तो एक बात का ध्यान रखिए कि 90 डिग्री एंगल पर देयर विल बी नो कंपोनेंट्स, दैट्स व्हाई वी रिजॉल्व देम अलोंग अ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट 90 डिग्री पर। इसका इससे कौनो रिलेशन नहीं है। तो अब सर टाइम टी पर ये x होगा, ये y होगा, जनरल डिस्प्लेसमेंट इन x एंड y, ओके। सर एक्सेलरेशन बता दीजिए, अब एक्सेलरेशन x में कितना होगा 0 और y में कितना होगा, सर इस बार +g, क्यों, क्योंकि डाउनवर्ड पॉजिटिव माना है। ये बात मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, ये आपकी मर्जी है वैसे, बट मेरा क्या सेंस है, एक बात को मैं इतनी बार कह दूं
इट बिकम्स योर हैबिट। सो वो जो साइन कन्वेंशन, वो जो सिली मिस्टेक आप बोलते हैं आपसे हो गई, वो नहीं होनी चाहिए। बट जस्ट थिंक अबाउट इट। एक प्रोफेशन है, डॉक्टर हमें बनना है, एक प्रोफेशन है जहां पर हम इंजीनियरिंग करके हाई एंड, जो हाई प्रिसीजन, हाई एक्यूरेसी मेजरमेंट्स होंगे, कैलकुलेशंस होंगे, वो करेंगे। माइन्यूट एरर भी वहां पर कैटास्ट्रॉफिक रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकता है। तो इट इज वेरी मच नेसेसरी फॉर अस टू अंडरस्टैंड, ठीक है, कि जब आप इनिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, ठीक है, जब आप इस पॉइंट पर चर्चा कर रहे हैं कि कन्वेंशन क्या होगा, तो आपको लगता है कि मैं कैलकुलेशन करते वक्त, फिजिक्स के सवाल लगाते वक्त मैं इस पॉइंट पर ध्यान दूं कि अरे भैया पॉजिटिव ये है, नेगेटिव ये है। लेकिन अगर मैं इस बात पर ध्यान ना दूं, ये समझकर कि ये तो बहुत ही यूजलेस चीज है, तो भैया वही यूजलेस चीज ले बीतेगी बढ़िया वाला। तो यहां पर इनिशियल जो है उसके बारे में मैं क्या कहना चाह रहा था, इनिशियल क्या, इनिशियल, सो इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन, इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन इज टेकन एज पॉजिटिव, इज टेकन एज पॉजिटिव। ठीक होता है आदमी के साथ, पढ़ाते पढ़ाते, मैंने आपको बोला ना कि ये बोर्ड एलिवेशन में जब पढ़ाते थे तो एकदम ध्यान पूरा वहीं पसरा रहता था। अभी भी पसरा होता है, लेकिन कभी कभी मामला यहां वहां जाने में आपसे आंखें मिलानी, हमको तो मिलानी है भैया, आंखें एकदम बढ़िया से मिलानी है। ठीक, कुछ समय में बोर्ड पे भी आएंगे हम लोग, सिस्टम धीरे धीरे बड़ा होगा, सही पॉइंट पर पहुंचना है, सही विजन और मिशन लेकर हम चल रहे हैं, उसके पीछे एक टारगेट है। बहुत हुआ सुपरफिशियल पढ़ाई, अब है सिलेक्शन की बारी आई। अब यहां पर इनिशियल डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो भैया डाउनवर्ड और राइट डायरेक्शन पॉजिटिव मान लीजिए पार्टिकल के लिए। चाहिए अपन को टाइम ऑफ फ्लाइट, जहां से शुरू किया था वो है t=0, जहां पर वो पसर जाएगा वो है t=T। और ध्यान से देखना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका था तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल जैसा इनिशियल एंगल थीटा और फाइनल एंगल थीटा पर कोई चर्चा नहीं। हाँ, फाइनल हॉरिजॉन्टली किस एंगल पर जाकर गिरेगा उसको फाई कह देंगे, इसी टाइम टी पर एंगल हॉरिजॉन्टल से बनने वाले को अल्फा कह देंगे, क्योंकि निकालना तो वो भी है। समझ रहे हैं कि नहीं? चलिए, तो अब इक्वेशन को तोड़ लें और तोड़कर एक्स और वाई में सॉल्व कर लें। दैट इज व्हाट आपका रिडक्शन इज। तो एस वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी स्क्वायर, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस 0, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है, बात खत्म। अब वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट वाई लिखा इज इक्वल टू व्हाट इज द वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, सर 0 है, इंटू टी प्लस 1/2 एक्सेलरेशन प्लस जी इंटू टी स्क्वायर। बहुत सही। और एक्स डायरेक्शन में एक्स लिखते हैं, पूरा का पूरा स्पीड ही एक्स में और टाइम टी से लिख के छोड़ दिया। ये अपना सेकंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सर इन्हीं को दो को आपने लिख के छोड़ दिया, क्यों ऐसा? क्या आप इन्हीं के साथ बात करके छोड़ दोगे? कतई नहीं, रुकना, अभी भावनाएं समझना। मैं कह रहा हूं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल पूरा पढ़ाकर 25-30 सवाल लगाकर, अरे 25-30 इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जितने सवाल मैंने लिए उसके भी 4-4 5-5 पार्ट थे, किसी किसी क्वेश्चन आज भी लगाया। सवाल इतने करो कि भैया अलग बुक, अब सिंपल मल्टीपल वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखकर 50 बुक लगाने का एक ही जैसा कंटेंट बार बार लगाने से बेटर है एक अच्छी बुक लगाएं और कंटेंट आगे बढ़ाएं, क्योंकि नया कंटेंट मिलेगा, नई बुक्स पता चलेंगी, नए जब आप डील करेंगे मेरे साथ, कंटिन्यूस लगे रहेंगे या किसी के साथ भी लगे रहेंगे, कंटिन्यूस लगे रहेंगे, कुछ ना कुछ उस सागर में से छलकेगा ही छलकेगा, जाम नहीं कंटेंट। तो यहां पर y और x लिख दिया। सर अगर हमें टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए, पहला पॉइंट टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो जिस जगह से उसको फेंका था वो एलिवेशन h मान लेते हैं, क्योंकि दिया होगा। तो अगर h इज द एलिवेशन, इस केस में क्या मैक्सिमम हाइट जैसा कुछ है? कतई नहीं। तो पीछे मैक्सिमम हाइट दिख रहा है आप लोगों को? नहीं। तो हम आज 3 चीजें निकालेंगे बस, और उसके बाद का ये वैसे भी सिंपल है, सिंपल मतलब डायरेक्ट है, उसी के पॉइंट पर आ जाएगा जो इससे पहले कर चुके हैं। तो वो मैं आपको तीनों को होमवर्क दूंगा। क्या दे रहा हूं भाई? होमवर्क दे रहा हूं। इसको बॉक्स में भी डाल देता हूं, ठीक है, अच्छा बॉक्स नहीं, ऐसे रफ बॉक्स। ये देखिए होमवर्क, ये होमवर्क है आपके लिए कि आप ये 3 चीजें निकालेंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन कहां पर? यहां खड़े हो जाइए, यहां खड़े हो जाइए और देखिए उस पॉइंट को। ये देखिए कितना एंगल बन रहा है जी, ये देखिए ए ए ए, समझ गए? रफ रफ रफ, बस 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 बस। आदमी भी हटा दो, आदमी भी हटा दो, बोलो जो बाय 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 आदमी, ठीक है। उसके बाद बाकी चीजें चाहिए, वी एट अल्फा, किसी कोई भी रैंडम एंगल पर मुझे वेलोसिटी जो वेक्टर है वो लिखना है, या मैग्नीट्यूड लिखना है उसका, या टाइम टी पर निकालना है, या उसी पॉइंट पे अल्फा कैसे निकालेंगे कंपोनेंट को यूज करके, वो सब देखना है। ऐसा नहीं लग रहा सेम डिस्कशन? बिल्कुल एकदम सेम है जी, एकदम सेम। देखिए तो हम पहले यहां जो चीजें निकाल लेते हैं। सर टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए जो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का, वो जो आईना हम जो रखेंगे अपने आप को नहीं देखने के लिए या अपने आप को आईना दिखाने के लिए नहीं,
वो हम बिल्डिंग के बाजू में वर्टिकल डायरेक्शन में रख देंगे, और पार्टिकल यहां से चला और यहां गिर गया, यहां से चला यहां गिर गया, बस इससे ज्यादा कछु ना हो। तो अगर देखेंगे इस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल रहे हैं भैया, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए अपन लोग y इज इक्वल टू दिस, y को लिख दिया कैपिटल H 1/2 g इंटू यहां t स्क्वायर, और देख लो भैया t की वैल्यू आई √2h/g। अरे सर ये तो कहीं फॉर्मूला देखे देखे लग रहा है। हाँ, कहां देखा है? मोशन अंडर ग्रेविटी में। यू ऑलरेडी सीन दिस। इफ अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट h एंड इट ट्रैवल्स फॉर टाइम t, ड्रॉप्ड, जीरो वेलोसिटी, ठीक है, ड्रॉप कर दिया है तो जीरो वेलोसिटी से छोड़ा है, तो टाइम t कैसे निकलेगा? √2h/g, h बीइंग द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। वही सेम किए, कुछ नया नहीं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। अब आइए सेकंड भूख, सेकंड भूख पर चले। तो सेकंड भूख क्या है, किसकी है सेकंड भूख? उसे हॉरिजॉन्टल रेंज की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज? सर हाइलाइटर से एक बार बता दो। बता रहे हैं, ये डिस्टेंस यहां से आता है। अरे लाल पे लाल क्या कर रहा है मेरे लाल? देख, ये है हॉरिजॉन्टल, यही है रेंज। यानी जहां से आपने फेंका उस बिल्डिंग, उस जगह के फुट पर आ जाओ और उस फुट से हॉरिजॉन्टली मूव करो। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फॉर द पार्टिकल, पूरा फ्रेम से बाहर चले गए हैं, अंदर आ जाते हैं, पार्टिकल इज रेंज, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम। तो रेंज निकालना है सर, कैसे निकालेंगे? अरे पिछले केस में कैसे निकाला था? ऑब्वियसली सिर्फ एक्स में डील करो। तो एक्स का इक्वेशन ये रहा। अगर रेंज निकालना है तो यू को यू रहने दो, टी की जगह क्या लिखिएगा? अरे टाइम ऑफ फ्लाइट, और फॉर्मूला आ गया u √2h/g। ये आ गया रेंज। रेंज आ गया, रेंज आया कि नहीं? ठीक है, तो आर आ गया √2h/g, रेंज है। बहुत बढ़िया, ये भी ठीक है, मजा आ गया, अच्छा लगा। ओके, यानी सेकंड पॉइंट भी निकाल लिया। अच्छा, थर्ड पॉइंट है सरकार, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अरे बाप रे, डरावना शब्द आया है, इक्वेशन ऑफ अ ट्रेजेक्ट्री। पेज भी चेंज नहीं करने का मन है, देखिएगा। x is equal to ut, so t in general is x/u. What is equation of trajectory? y is a function of x. अरे भैया, जब y is a function of x आपका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है, तो एक का काम था ना। यहां पे आपको कौन तकलीफ दे रहा है? t को बोलिए बाय बाय, ए निकल। और निकालने का मतलब क्या है? किसी एक के रिस्पेक्ट में निकाल लाओ, तो x/u और ले जाओ वहां रख दो। तो y इज इक्वल टू, क्या हमारी मुंडी खा रही है? कतई नहीं, बहुत बढ़िया, नहीं खा रही। तो y इज इक्वल टू 0 इंटू टी जा चुका 1/2 g t स्क्वायर, यानी x स्क्वायर बाय u स्क्वायर। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। सर यहां कहीं एंगल तो आ ही नहीं रहा है? बिल्कुल बढ़िया है ना, यहां एंगल आ ही नहीं रहा है। सर आप एक बात बताओ हमको, और जो हम लास्ट पॉइंट एक तरह से आज के लेक्चर का रखते हैं, देखते हैं, एक मिनट, कॉपी आगे, अरे आगे तो हो, होमवर्क है। सर ये जो इक्वेशन अपन लोग निकाल के लाए हैं सरकार, बाबूजी, बाबू साहब, एक बात बताइए, हमने ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में x tan थीटा माइनस gx² / 2u² cos² नामक इक्वेशन बहुत बार बोल दिया भैया, अभी भी याद नहीं किए हैं, अभी भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे हैं। तो y इज इक्वल टू, मतलब हमारे साथ भी लगे नहीं हुए आप, इसका मतलब तो y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx² / 2u², ठीक है। अगर मैं कहूं कि जब हमने ऑब्लिक में फेंका तो u स्पीड हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर थी, लेकिन अब हम ऑब्लिक नहीं, ग्राउंड मतलब x और y के बीच में नहीं, अब हम ये वाला किसी टॉप पर चले गए, बिल्डिंग पर चले गए, और वहां से हमने पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली ही फेंक दिया। तो आपको नहीं लगता थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के लिए? और tan 0 0 होता है, ये गायब हो चुका, और cos 0 1 होता है, यानी इक्वेशन आएगी माइनस gx² / 2u² बाई, ये आ गया। सर ये और ये तो सेम है, बट यहां तकलीफ नेगेटिव काहे दे रहा है? सिंपल, ये रहा पॉजिटिव x, ये रहा पॉजिटिव y, किसके लिए? इस वाली इक्वेशन के लिए। और इस वाले इक्वेशन के लिए ये रहा पॉजिटिव x और ये रहा पॉजिटिव y। तो ध्यान से देखिए, ये y और ये y कह रहा है मैं अलग हूं, मैं अलग थलग हूं, तो एक माइनस लगा देना जरूरी है। यानी इस इक्वेशन में माइनस लगा दीजिए, वो मिल जाएगा, इसमें माइनस लगा दीजिए, ये मिल जाएगा, एक बात। लेकिन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आप ध्यान से देखिए, वी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इक्वेशन ट्रेजेक्ट्री ऑब्टेन्ड अर्लियर फॉर ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। समझ गए बाबूजी लोग? बाबूजी लोग, ठीक है। तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑब्टेन कर लिया, मैक्सिमम हाइट ऑब्टेन कर लिया, रेंज ऑफ, अरे मैक्सिमम हाइट कहां से ऑब्टेन कर लिया भाई? उसी से तो फेंकेंगे, उसी से तो छोड़ेंगे, ठीक है। और कंफ्यूज मत होइएगा, हमारा h यहां पर कभी बड़ा हो गया, कभी छोटा हो गया, ठीक है, मन बावरा है उसका, ऐसा नहीं है, ये भी h ही है। सिंबल्स हैं, बोलते वक्त मैं ध्यान रखूंगा, लेकिन कभी कभी मैंने आपको कहा इन दोनों पे हो जाता है। चलिए, और यहां जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं अब क्या है, मेरा मन एकदम मतलब भर चुका है, बोर्ड पर आने का बिल्कुल मन है, क्योंकि अलग ही भावना होगी, वो दुनिया अलग है भाई। फॉर दैट मोमेंट यू फॉरगेट अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। अभी भी भूल जाते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन इतनी चीजें याद रखनी पड़ती हैं कि कहीं रिकॉर्डिंग चालू ही नहीं की तो क्या देंगे आपको, नहीं ना। चलिए,
तो ये है आपके लिए सवाल, और मैं कह रहा हूं एक बीच में लगा लेते हैं अपना क्विक समरी। तो समरी क्या क्या है अपनी, देखिएगा, समरी ले लें भैया। समरी ये है कि एक तो प्रोजेक्टाइल था जिसको हम लोग यहां से, प्रोजेक्टाइल मतलब बॉडी 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 बॉडी, ये एक तो टावर है h हाइट का। इस h हाइट के टावर पर यहां पर ऊपर से, अरे फिर से आ रहा है कि यहां से एक पार्टिकल को अपन थ्रो करेंगे हॉरिजॉन्टली। चलिए तो इसको जल्दी से समराइज करते हैं, एकदम ताबड़तोड़ तरीके से समराइज करते हैं। h हाइट का टावर है, पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल स्पीड u से फेंक दिया, ऐसा मूव करता हुआ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में यहां आकर पसर जाएगा। ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का है रेंज, और ध्यान से देखना इधर होगा t इक्वल टू 0, ये है t इक्वल टू कैपिटल T यानी टाइम ऑफ फ्लाइट। और अभी हमने जो रिजल्ट ऑब्टेन किया उसको लाकर भर देते हैं जल्दी जल्दी। पहला रिजल्ट था टाइम ऑफ फ्लाइट का, वो आएगा √2h/g, h इज द हाइट फ्रॉम वेयर द पार्टिकल हैज बीन थ्रोन हॉरिजॉन्टली। सेकंड पॉइंट होगा रेंज का, रेंज है u √2h/g, क्योंकि उसको हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट से निकाल लिया। थर्ड था इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, y इज इक्वल टू gx² अपॉन 2u²। ये है हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, और कन्वेंशन ये है कि इधर पॉजिटिव है और वर्टिकल डायरेक्शन में इधर पॉजिटिव है। इतनी बातें अपन ने कर ली, ये डिस्कशन किया, रिजल्ट याद रखा, और हम कल के लेक्चर के लिए प्रिपेयर्ड हैं। ये है आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन, और ध्यान दीजिएगा इसमें आपसे पूछा है टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यानी वो बातें ही पूछी हैं जो आज हमने लगाई हैं। होमवर्क लगा लीजिएगा, मैं लाल रंग से होमवर्क लिख देता हूं क्योंकि मजा आता है ऐसा करने में। और मजा लेने के बाद कल के लेक्चर में मिलेंगे। और लास्ट में एक बात, क्या आज का दिन मैं जब काम करने बैठा तो ये जो लेक्चर मैंने अपलोड किया इसमें आई डोंट गो फॉर एडिटिंग, लेक्चर में एडिटिंग नहीं। हाँ, बाकी जब छोटे छोटे पार्ट्स बनाते हैं उसमें एडिट करना पड़ता है, 1 मिनट के अंदर डालना है, 2 मिनट के अंदर, 3 मिनट के अंदर, कंपल्शन है भाई, ठीक है। फुल लेक्चर में नहीं, फुल लेक्चर में हम एकदम बह जाते हैं, बढ़िया, ठीक है। लेकिन बाकी में क्या एडिट करना पड़ता है, फुल लेक्चर में कभी नहीं करता। लेकिन आज क्या हुआ पता नहीं कि मैं मतलब लैपटॉप का जो चार्जर है वो लगाना भूल गया। तो एक टाइम के बाद वो, मैं तो पढ़ा रहा था मस्त, और अचानक से सब कुछ गायब हो गया, काला पड़ गया सब। तो मैंने सोचा कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। और फिर मेरा दिमाग उस टाइम पे बनाने वाला ही था, एकदम जाने ही वाला था उस स्टेट में, बिकॉज इफ यू आर सिटिंग मतलब आप इन फ्रंट ऑफ लाइट, देन आई रियलाइज्ड वन थिंग, it's not a one day process, it's a long term thing. I'll be completing the whole syllabus, taking each and every point, each and every fact which is related to your competitive exam requirement. सिर्फ वही नहीं, वो माइंडसेट, वो थॉट प्रोसेस भी आपको देना है जो आपको एग्जाम के दिन के लिए चाहिए, बिकॉज यू नो दिस। आप जब आप कोई भी टेस्ट देते होंगे, कोई भी कंटेंट करते होंगे, अभी आपका टेम्परामेंट, माइंडसेट, फियर उतना नहीं है जितना उस एग्जाम के टाइम पर होगा, बिकॉज यू विल बी थिंकिंग अरे आज 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 ऐसा। और आसपास लोग भी वैसा माहौल बनाएंगे, बेटा पानी लिया क्या, बेटा ये किया क्या, दोस्त कॉल करेगा, ये हो गया क्या, वो हो गया, तो वो फीलिंग वैसी बन जाएगी अपने आप। लेकिन वो फीलिंग ना बने वैसी, और हमारा माइंड एकदम फोकस्ड रहे, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग टर्म थिंग, एंड on that day will not be able to behave properly if you are not behaving regularly like that जो आप उस दिन बिहेव करना चाहते हैं, उसी तरह अभी रहना पड़ेगा। नहीं बोलते वो फेक इट टिल यू मेक इट, बट डोंट फेक इट, डू इट जेन्युइनली। So you will become like that. You will become that person जो उस एग्जाम स्थिति में भी एकदम calm and composed, ओहो वाह, शांति बैठा है एकदम। और वो करने के लिए एक ही तरीका है, एकमात्र तरीका आपके पास है, और वो ये है कि आप अभी से शुरू करिए स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में अपने दिमाग को साइकोलॉजिकली कोड करना, जिससे आप उस दिन एग्जाम में जब बैठें तो आसपास की दिक्कतें, पंखे की आवाज, गर्मी, धूप, सेंटर, वहां जाना, लेट होना, जल्दी आना, अंदर घुसने ना देना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आपके लिए नेग्लिजिबल हो। यू विल निग्लेक्ट इट जस्ट लाइक यू निग्लेक्ट, ओके। तो पर्पस ये है जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट स्टार्ट बिहेविंग द वे यू वांट टू बिहेव ऑन दैट डे ऑफ द एग्जाम। बिकॉज अगर आप सोच रहे हैं उस दिन अचानक से हो जाएगा, तो भैया अचानक से हो जाएगा, वो नहीं जो आप चाहते हैं, हो तो जाएगा। सो विद दैट I leave you only with one thought. Thank you for being a patient listener. And that thought is, whatever you have started, whatever you are thinking to start, take it to the end.